नमस्कार दोस्तों, किसान आंदोलन की 9वीं बैठक भी फेल हो गई है। सरकार भी अपनी जगह अड़ी हुई है और आंदोलनकारी भी अपनी जगह अड़े हुए हैं। मैं बहुत चिंतित हूँ। मैं चिंतित इसलिए हूँ कि मैं एक किसान था। मैं शायद 30 साल पहले किसान था। मेरी बहुत छोटी सी किसानी थी, 7.5 एकड़ की। मैं धान उपज करता था। तब नया नया DAP लॉन्च हुआ था, डाई अमोनियम फॉस्फेट। बहुत महंगा खाद माना जाता था। शायद 500 रुपये प्रति क्विंटल धान होता था। जान दीजिए उस बात को। लेकिन जो उस समय स्थिति थी, वो स्थिति किसानों की आज भी है। अगर उपज अच्छी हो गई तो दाम कम घट जाते, और अगर उपज अच्छी नहीं हुई या उपज कम हुई तो दाम अच्छे रहते। लेकिन उपज कम हुई तो उससे भी किसान को नुकसान होता है। और मान लीजिए खुदा ने खास्ता अगर दोनों चीज किसान के फेवर में रही, मतलब रेट भी अच्छा रहा और उसको बराबर अनाज भी बराबर हुआ, तो ऐसी स्थिति बहुत कम नहीं रहती। भगवान भी किसानों के साथ ही मजाक करता है। अगले 3 साल किसानों के इतने खराब हो जाते कि जो इस साल जो अच्छा हुआ, जिस साल अच्छा होता है, वो 3 साल उसी में गंवा बैठता है फिर वो। और ये स्थिति सिर्फ भारत की नहीं है, दुनिया के सारे किसानों के साथ ऐसा ही हो रहा है। एक चीज है कि दुनिया में सारे देश किसानों के लिए हमेशा अपने अपने तरह से कुछ सब्सिडी देती है, कुछ बोनस देती है, कुछ मदद करती है, जिससे किसान जीवित रहे, अपना पेशा करते रहे, कृषि कार्य होते रहे। इन सारों के कारण वही मुद्दा यही अभी आंदोलनकारी के साथ चल रहा है। एक तरफ आंदोलनकारी है, एक तरफ सरकार है। दोनों झुकने को तैयार नहीं, और दोनों के बीच में सरकार अपना पक्ष रखेगा, आंदोलनकारी अपना पक्ष रखते हैं। आज मेरे साथ मेरे मित्र अशोक अग्रवाल है। ये विदर्भ राइस मिल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं पिछले 8 साल से, और धान से चावल बनाना और यहाँ से गोंदिया से एक्सपोर्ट होता है। चावल उद्योग में गोंदिया का एक बहुत प्रमुख स्थान है, एक बड़े नाम है। इसलिए मैं आज उनको लाया हूँ कि अशोक भैया, आप हमारे दर्शकों को बताएं कि दोनों के बीच में कुछ तो निकलेगा समाधान, कि कुछ तो रास्ता निकलेगा, कि कुछ ना कुछ हो जाए। अशोक भैया, ये मान के चलिए मैंने आपको ऑर्बिटेटर बना दिया सरकार और किसानों के बीच में। तो आप बताइए, फिर दर्शक सोचेंगे और जो होना है करेंगे। नमस्कार दर्शकों, मेरा ऐसा मानना है कि जो आपने कहा अभी उसमें सबसे दयनीय स्थिति हमारे देश की, क्योंकि हमारा देश कृषि प्रधान देश है। हमारे देश की टोटल GDP में सबसे बड़ा योगदान कृषि का है। तो अगर हमारे देश का विकास गिना जाए तो हमें कृषि की ओर सबसे ज्यादा प्राथमिकता से ध्यान देना पड़ेगा। और पिछली जितनी भी सरकारें थी सभी ने, मैं बिल्कुल मानूंगा कि उन्होंने MSP लागू किया और MSP में मोटे अनाज की खरीदी चालू किया। अभी सुनने में आ रहा है कि कुछ दाल दलहन ये सब चीजें भी MSP पे लाया जा रहा है करके, बहुत स्वागत है। MSP बहुत जरूरत है किसानों की कि एक उनको मिनिमम सपोर्ट प्राइस की गारंटी रहे। वर्तमान स्थिति मैं चावल के ऊपर बोलना चाहूंगा, चावल का व्यापारी हूं, धान पे ज्यादा फोकस करूंगा कि वर्तमान स्थिति ये हो गई पिछले 10 सालों में हमारी MSP काफी बढ़ करके ग्लोबल मार्केट, जो इंटरनेशनल मार्केट है, हमारे देश से लगभग 130 लाख टन चावल निर्यात होता है। हमारा देश आज की स्थिति में विश्व का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है। तो ग्लोबल मार्केट का इफेक्ट आता ही है धान और चावल के बाजारों के ऊपर। तो इतना बड़ा ग्लोबल मार्केट है, उस ग्लोबल मार्केट में हमारी MSP कहीं नहीं ठहरती, हमारी MSP सबसे ज्यादा हो गई है। तो हमारा तो पहला इसका सॉल्यूशन ये है कि मुझे याद है सन 2000 में श्री शांता कुमार जी भारत देश के कृषि मंत्री थे, कृषि एंड फूड मिनिस्टर थे। उन्होंने एक सेन कमेटी बैठाया था। सेन कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपी थी कि MSP के अंदर MSP परचेज या उसमें जो मिलिंग की जाती है, इसके अंदर काफी रखरखाव से लेकर काफी नुकसान होता है, सरकार को भी नुकसान होता है, और अनाज का नुकसान तो निश्चित रूप से बहुत दुखदायी है। उसमें अनाज का नुकसान होता है और MSP का लाभ सारे किसानों को मिलता है, ये आज भी गलत है। MSP का लाभ कुछ हम परसेंटेज नहीं गिन सकते, लेकिन काफी किसानों को इसका लाभ आज भी नहीं मिलता है। कुछ मध्यस्थ रहते हैं, कुछ बिचौलिए रहते हैं जो इसमें किसानों के हक का MSP खा जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं शांता कुमार
जी ने जो रिपोर्ट, सेन कमेटी की जो रिपोर्ट थी, मैं आज उसका उल्लेख जरूर करूंगा। सन 2000 में वो लोकसभा के पटल पर रखी गई थी और उस सेन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से सबसे पहले उसमें ये उल्लेख किया गया था कि एफसीआई को, जो केंद्र शासन एफसीआई को संचालित कर रहा है, एफसीआई को स्टेट, अब जिस स्टेट में एफसीआई के गोडाउन है वो स्टेट संचालित करे। दूसरा ये था कि जितना सरकार किसानों को उनकी उपज के ऊपर एमएसपी के रूप में यानी जो राशि देना चाहती है, वह राशि डायरेक्ट किसानों के खाते में डाली जाए। जितना डिफरेंस देना चाहती है, समझ लीजिए उदाहरण है कि आज जो ओपन बाजार में धान की कीमत 1500 रुपए क्विंटल है और एमएसपी सरकार का 1868 है, तो 368 रुपए से सरकार किसानों के खाते में वो राशि डाल दे, डायरेक्ट उनके खाते में डाले। एक तो इस प्रोसीजर से देश के सारे किसान लाभान्वित होंगे, एक भी किसान ऐसा नहीं बचेगा जो जिससे इसको लाभ नहीं मिलेगा। बिचौलिए खत्म हो जाएंगे। सरकार की इतनी बड़ी मशीनरी जो ये धान खरीदी, उसको स्टोरेज, उसके रखरखाव और उसकी कस्टम मिलिंग करने के लिए कम से कम एक साल तक व्यस्त रहती है। मेरा ऐसा मानना है कि सेन कमेटी की रिपोर्ट गंभीरता से ली जानी चाहिए। उस रिपोर्ट के अनुसार शासन ने जो बाजार रेट होता है जिस भी अनाज का, उस बाजार रेट से और एमएसपी जो सरकार देना चाहती है, उसका जो फर्क की राशि है वह देश के सारे उत्पादक किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर की जाए। इसमें सारे बिचौलिए खत्म हो जाएंगे, देश का हर किसान लाभान्वित होगा। ये एक सरल उपाय है इसका, और इससे सरकार को व्यापार में आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आज जो परिस्थिति निर्मित हुई है, आज ये स्थिति क्यों आई है कि सरकार ने जो 3 कृषि कानून लगाया उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा है कि एमएसपी रद्द की जाएगी, लेकिन इंडिकेट किया जा रहा है कि वो एमएसपी रद्द होगी, क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून है ये अपने आप में ये क्लियर इंडिकेट कर रहे हैं कि सरकार अनाज खरीदी से हटना चाहती है और प्राइवेटाइजेशन में जाना चाहती है। ये सरकार का क्लियर इंडिकेशन उसमें दिख रहा है। और जो परिस्थिति है, वास्तविकता में आज की जो परिस्थिति है, एफसीआई 3,81,000 करोड़ के कर्जे में है, उसका ब्याज भरने की स्थिति में नहीं है। आज हमारे पास जो देश में एफसीआई के पास अनाज है, मोटा अनाज, लगभग 94 मिलियन टन, जो कि हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट का 2.5 गुना है। रखने की जगह नहीं है। एफसीआई की स्टोरेज कैपेसिटी 71 मिलियन टन की है और 94 मिलियन टन अभी अनाज है और सामने नई क्रॉप है राइस की। ये क्रॉप का पूरा अभी मार्च तक इनको ये परचेज करना है, कहाँ रखेंगे? ये जो परिस्थिति निर्मित हुई है, उनका कर्जा और ये स्टोरेज कैपेसिटी, ये अपने आप में इंडिकेट कर रही है कि गवर्नमेंट इससे हटना चाहती है, इसको प्राइवेट सेक्टर में देना चाहती है। तो मैं तो इसमें सरल उपाय यही बताऊंगा कि एमएसपी का लाभ आज भी इतनी परिस्थिति में भी सारे किसानों को नहीं मिल रहा है। उसका लाभ देना है तो या तो जो डिफरेंस की राशि किसानों के खाते में डायरेक्ट दी जाए, और दूसरी ओर मैं किसान भाइयों को भी समझाना चाहूंगा कि वो भी थोड़ा माइल्ड होकर के सरकार की बात सुने। एमएसपी कंपलसरी होना, ये किसानों की मांग मैं जायज मानता हूं, ये तो बिल्कुल कंपल्सन होना ही चाहिए। किंतु जो कृषि और जो अभी 3 कृषि कानून जो बनाई है सरकार ने, उसमें जो प्राइवेट सेक्टर के लिए जिस किस्म का छूट दी जा रही है, वो निश्चित रूप से कारपोरेट घराने इसमें उतरने की तैयारी में है। इतनी भी छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि और उसमें जैसे ये दिया है कि अगर अनाज की कीमत 100% तक बढ़ती है तो गवर्नमेंट फिर से वापस अपने इस कानून को लागू करेगी। तो 100% कीमत बढ़ते तक तो उपभोक्ता की क्या हालत हो जाएगी? तो ये थोड़ा कानून को ठीक करना आवश्यक है। और जो परिस्थिति अभी चल रही है, इस परिस्थिति में मैं नहीं समझता कि सरकार एमएसपी पे सरकार अब अनाज खरीदने की स्थिति में है या होगी आगे। आपने मोदी जी से भी बात किया था इस विषय? नहीं, मैंने बात नहीं किया, मैंने उनसे पत्राचार किया था। हाँ। मुझे काफी उम्मीद थी मोदी जी जब बैठे, तो मैंने 2014 में जब बैठे तभी मैंने सेन कमेटी की रिपोर्ट के आधार के ऊपर उनसे पत्राचार किया था। 2015-16 में भी लगातार मैंने उनसे पत्राचार किया। महाराष्ट्र में भी जब हमारे देवेंद्र जी फडणवीस की सरकार आई थी तो मैंने उनसे भी पत्राचार किया, और फडणवीस साहब से मैंने स्वयं भी हमारे राइस मिल एसोसिएशन के कार्यक्रम में गोंदिया आए थे, दिन भर हमारे साथ व्यतीत किया था उन्होंने। उसमें भी हमने उनसे रिक्वेस्ट किया था
कि आप ये एमएसपी और ये जो परचेस है, गवर्नमेंट जो व्यापार में उतरी हुई है, इससे हमने उनको हटाने की मांग की थी और उसका तरीका हमने जो बताया था वो तरीका बहुत जायज है। हर किसान उससे लाभान्वित होगा। इस पे बैठ के हम समझते हैं कि किसान यूनियन से सरकार को इस मुद्दे के ऊपर बैठ के बातचीत करना चाहिए। मतलब शासन अब जैसे धान खरीदी केंद्र में खरीद रही, वो खरीदना बंद कर दे। हाँ, अच्छा, वो खरीदना बंद कर दे, डिफरेंस बिल्कुल किसान को दे दे। बिल्कुल। लेकिन इसमें देखो उसमें कैसा है, उसका तरीका बताता हूँ। आज की तारीख में भी जो गवर्नमेंट एमएसपी पे धान खरीद रही है या गेहूं खरीद रही है, सब ऑनलाइन प्रक्रिया चालू हो गई है। पहले किसान को रजिस्टर करना पड़ता है ऑनलाइन में अपना 7/12 कि मैंने ये गेहूं की क्रॉप लिया या मैंने ये धान की क्रॉप लिया, तो उसके ऊपर आने वाली निकालती है सरकार कि हमारे यहाँ पानी इतना आया या इतनी हमारी फसल इस तहसील में इतने आने वाली है, यानी 1 एकड़ पीछे मेरे यहाँ 20 क्विंटल हो रहा है धान का। तो ये तय हो गया कि उस किसान का 1 एकड़, अगर उसकी किसान की 10 एकड़ जमीन है और 20 क्विंटल की आने वाली है, तो उसकी 200 क्विंटल धान के उत्पादन तय हो गया। 200 क्विंटल धान का आपको डिफरेंस अमाउंट जो मार्केट वैल्यू, एक हर साल उनको या हर महीने मार्केट वैल्यू पकड़ना पड़ता है कि ये बाजार के अंदर इस धान का ये वैल्यू है, इस वैल्यू और एमएसपी ये है। और जैसे आज की स्थिति में 1868 रुपए कामन धान का एमएसपी है देश भर में, और मार्केट में अभी 1500 रुपए कामन धान बिक रहा है। 368 रुपए जो डिफरेंस है वो सरकार किसानों के खाते में डायरेक्ट ट्रांसफर करे, सारे किसान लाभान्वित होंगे। नहीं, लेकिन इसमें एक चीज है, ये बात सही है, फिर सरकार खरीदेगी नहीं। हाँ। धान खरीदी केंद्र होंगे नहीं होंगे। अब उसमें एक चीज जो मैंने सोचा सरकार की तरफ से कि जो सरकार राशन बांटती है गरीबों उसका भी उल्लेख है, आप समझ गया। उसमें धान का राशन के लिए चावल कहाँ से लाएंगी सरकार? उसका भी उल्लेख है उसमें, सेन कमेटी की रिपोर्ट में उसका भी बहुत अच्छा उल्लेख है। उसमें उल्लेख ये है कि प्रत्येक राज्य जो है, हर राज्य अपने लिए जो उसको पीडीएस में, टीपीडीएस में जो भी अनाज लगता है वो टेंडर से, ओपन टेंडर से बुलाकर परचेज करे। कॉम्पिटिटिव मार्केट है अभी ये स्थिति है ही नहीं। वो जमाना भूल जाओ आप कि अरे बाजार 2000 रुपए का और सरकार को हम 3000 रुपए में कोई चीज दे सकते हैं, कोई पॉसिबल ही नहीं है। 2000 है तो 2000 में ही सरकार को मिलेगा वो। ये कर्नाटक गवर्नमेंट ने पिछले आज से 4 साल पहले तक लगातार 5 साल तक ऐसा चावल ओपन मार्केट से परचेज किया था। हमने भी टेंडर भरा, हमने भी सप्लाई किया था वहां कर्नाटक को। हम आपको बता देना चाहेंगे कि जो गवर्नमेंट की जो एमएसपी है चावल की, जो धान की एमएसपी है उसी से कैलकुलेट होकर एमएसपी होती है चावल धान की, उस एमएसपी से आधी कीमत पे चावल सप्लाई हुआ था कर्नाटक गवर्नमेंट, और क्वालिटी इनसे अच्छी। मतलब जो अभी जो सरकार और जो किसानों के बीच में जो अड़ंगे हैं, मतलब जो टसल बना हुआ है, उसका समाधान है। बहुत समाधान, एक ये समाधान है। हाँ। एक तो ये समाधान है कि डिफरेंस दे ले, डिफरेंस वाला नियम, डिफरेंस वाला नियम। और मेन मुद्दा ये भी है कि सरकार जो, जैसे अभी जब मुझे तक मालूम है कि केंद्र सरकार के एमएसपी के लिए कमेटी रहती है, राज्य सरकार की रहती है, वो करते, लेकिन आंदोलनकारी अड़े हुए कि इसका नियम बना दिया। नहीं, आंदोलन क्या है, अभी 3 जो कृषि कानून बने हैं इसमें एमएसपी का उल्लेख सरकार ने किया ही नहीं। किसान डर रहे हैं कि एमएसपी कहीं ये प्राइवेट सेक्टर में जाने की तैयारी में है गवर्नमेंट, और कहीं एमएसपी खत्म न हो जाए करके वो उनकी जो डिमांड है बिल्कुल जायज है कि एमएसपी कंपलसरी, इट मस्ट बी कंपलसरी। तो उससे सरकार को कोई नुकसान तो नहीं? कोई नुकसान नहीं इसमें सरकार को, वैसे ही नुकसान भुगत रही सरकार ये परचेज कर करके। और अगर वो टोटल प्राइवेट सेक्टर में देना चाहेगी तो किसानों को तो शोषण हो जाएगा। इसलिए एमएसपी के लिए ये जो नियम है, या तो इसको एक मध्य प्रदेश शासन ने वो बनाया था भावांतर योजना, भावांतर इट्स सेम, वो भी ऐसी ही है। भावांतर में मध्य प्रदेश शासन के पास अनाज जो भी उन्होंने जो एमएसपी पे नहीं आता उसके एमएसपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो केंद्र में गेहूं और धान खरीदी करती, बाकी नहीं करती, तो उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट मध्य प्रदेश शासन ने भावांतर योजना लागू किया था। भावांतर में ये था कि मंडी में जो भाव तुम्हारा अनाज बिकेगा और एमएसपी जो है उसका डिफरेंस डायरेक्ट उसके किसानों के खाते में डालती थी मध्य प्रदेश शासन। उस योजना में प्रॉब्लम यह है कि उस योजना में कन्फर्मेशन जरूरी है कि इसका माल, इस किसान का माल एमएसपी पे यानी एपीएमसी में या कृषि मंडी में ये भाव में बिका। तो उतना नेटवर्क कृषि मंडी का सारे देश के हर राज्यों में नहीं है। कि जैसे हम अपने गोंदिया को गिन लें, आज गोंदिया में हमारे यहाँ लगभग 12 लाख टन धान का उत्पादन होता है गोंदिया जिले में। अब 12 लाख टन के हिसाब से हमारी एपीएमसी डेवलप नहीं है कि 12 लाख टन हम 6 महीने के अंदर उसको मंडी में डाल लें और परचेज कर लें। ऐसी डेवलप एपीएमसी मंडी हमारे यहाँ है ही नहीं।
ऐसी मंडियां डेवलप है पंजाब में, हरियाणा में, इसलिए वहां 100% मंडी में जाता है। हमारे यहाँ इवन एपी ये जो एमएसपी पे धान खरीदी है एक भी मंडी में नहीं है, सेंटर खोल खोल करके खरीदी हो रही है, मंडी में नहीं हो रही है। और पंजाब में 100% मंडी में परचेज है। तो वो मंडियों में परचेस तो यहाँ महाराष्ट्र में हो सकती है, अगर मंडियां डेवलप ही नहीं है नहीं, ना। उसको सरकार डेवलप करे तो मंडियां मंडिया उसके लिए बहुत ये फिर लंबा वो समय लगेगा कि मंडियां डेवलप करो, ये करो। तो मंडियां है नहीं, तो उसका सही तरीका ये है कि जो डिफरेंस है वो किसानों के खाते में डालो डायरेक्ट। और भावांतर योजना फेल हुई, इसीलिए फेल हुई कि भावांतर में 100% माल उसको एपीएमसी में बेचना है। वहां से कंफर्मेशन जाएगा कि इस किसान ने इस 7/12 पे ये माल एपीएमसी में बेचा, इस भाव बिका, तो उसका डिफरेंस सरकार कैलकुलेट। आप तो बोल रहे हैं ना कि गोंदिया में एपीएमसी नहीं है, तो गोंदिया के किसान क्या करेंगे? तो ये डायरेक्ट जो सेन कमेटी की रिपोर्ट के हिसाब से जो डायरेक्ट ट्रांसफर है, हाँ। यानी सरकार को एक रेट सरकार ने भावांतर क्यों लगाया था? भावांतर से जो जिस प्राइस में माल बिक रहा है वो प्राइस सामने आ रहा था, और जो सेन कमेटी की रिपोर्ट है उसमें वो जो बिकने वाला जो प्राइस है वो प्राइस सामने नहीं आ रहा है। उसको असेस करना पड़ेगा हमको, ये प्राइस ये हमको या तो मंथली या 3-3 महीने में। तो अभी जैसे गोंदिया का किसान को डिफरेंस देना है, हाँ, जैसे बेचा तो कहाँ बेचेगा? एपीएमसी में बेचेगा। एपीएमसी में बेचने जाएगा तो इतने किसान का माल एपीएमसी अपने अच्छा, तो कहाँ बेचेगा? तो वो डायरेक्ट व्यापारी को बेचेगा, उसको वो किसी को भी बेचे, उससे उसकी बिक्री से इसका फर्क नहीं है। जो सेन कमेटी की रिपोर्ट क्या बोलती है, बिक्री से फर्क नहीं है, उसने उत्पादन किया मीन्स उसको इतना डिफरेंस होना नहीं। पर उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है कि 20 क्विंटल बेचा या 50 क्विंटल, उससे कोई लेना देना नहीं। तो फिर सरकार पेमेंट कैसे करेगी? सरकार तो माल नहीं परचेस कर रही, हाँ। सरकार को उसको पेमेंट नहीं करना है, हाँ। सरकार को क्या करना व्यापारी है? लिख के देगा, व्यापारी को उसकी भी कोई जरूरत नहीं है। फिर उसकी उस आदमी ने ये पोर्टल के ऊपर रजिस्टर करना है, मैंने 7/12 की मेरी 10 एकड़ खेती है और मैंने ये धान लगाया। हाँ। 10 एकड़ खेती में मैंने धान लगाया, बराबर। 10 एकड़ खेती के धान को उस दिन उस साल की आने वाली से गवर्नमेंट निकालेगी, इसका अच्छा, 200 क्विंटल धान हुआ। हाँ। 200 क्विंटल धान पे उसका इतना डिफरेंस होता है और वो दे देगी, उसको देना है। तो ये तो बहुत ही इजी, और इसको करना चाहिए सरकार। करना ही चाहिए, सरकार ने करना ही चाहिए। मतलब एमएसपी लेके जो झगड़ा है वो उसका समाधान है नहीं, उसके लिए एमएसपी जरूरी है, लेकिन हाँ, वो डिफरेंस देख कैलकुलेट कैसे होगा? तो एमएसपी होना जरूरी है। एमएसपी क्या आप भी मानते हैं कि बिल्कुल किसानों के हित के लिए एमएसपी होना जरूरी है? बिल्कुल जरूरी है। तो दोस्तों, ये थे हमारे अशोक भैया, अशोक अग्रवाल जी। इन्होंने बहुत अच्छी तरह से समझाया। मुझे लगता है कि आप लोगों ने भी अच्छे से समझ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई शंका हो या आपकी कोई राय हो तो आप मुझे इसमें शेयर कर सकते हैं, तो मैं फिर उनसे बात करूंगा। लेकिन एक प्रैक्टिकल इन्होंने बताया कि एमएसपी पॉसिबल है, सरकार ने करना चाहिए, जिससे किसानों, अगर किसान ही नहीं रहेंगे, अगर उपज ही नहीं होंगे तो राइस मिल कैसे चलेंगे? और दोनों साइड के लिए होना जरूरी है। और हमने कॉमर्स में पढ़ा था कि सरकार का काम है प्रशासन चलाना, न कि व्यापार करना। अभी सरकार प्रशासन भी चला रही है और व्यापार भी कर रही है। इससे निजात मिले। और सरकार जब व्यापार करते तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत हो जाता है, वो भ्रष्टाचार भी हो रहा है। वो उन्होंने अशोक भैया ने अभी बात में बता दिया कि खरीदी में ऐसी बिक्री होती है, एफसीआई में क्या होता है, आदि बातें। तो आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। नमस्कार।